चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। योगी आदित्यनाथ के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है। आज योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में करीब 70,000 लोगों की उपस्थिति में योगी लगातार दूसरी बार देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभावित मंत्रियों को सुबह 10 बजे अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आमंत्रित किया। नवनिर्वाचित विधायकों में नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों के नामों को लेकर भी बेचैनी दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तकरीबन 45 से 50 मंत्री भी शपथ लेंगे। योगी के नए मंत्रिमंडल में महिला, युवा और अनुभवी नेताओं का मिश्रण होगा। जिन महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है उनमें नीलिमा कटियार, गुलाब देवी, डॉक्टर सुरभि, अंजुला महावर, केतकी सिंह, प्रतिभा शुक्ला, अनुपमा जायसवाल, अदिति सिंह और सरिता भदौरिया के नाम हैं। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 25 मार्च यानी आज अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसमें कई दिग्गज नेताओं को न्योता भेजा गया है। इसी कड़ी में कार्यक्रम में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इनके साथ ही उद्योगपतियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। साथ ही बॉलीवुड के अभिनेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सहित अन्य बड़े मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और उद्योगपतियों के नाम शामिल हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी गुरुवार शाम भारतीय राजनीति दिल्ली पहुंचे। 2 साल पहले हुए गलवान संघर्ष के बाद यह किसी भी चीनी मंत्री का पहला भारत दौरा है। अफगानिस्तान की राजधानी से भारत पहुंचे वांग के साथ आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल की बैठक है। बैठक में वह निर्धारित 2 दिवसीय यात्रा पर नेपाल के लिए रवाना होंगे। बता दें कि उनकी यात्रा से एक दिन पहले भारत ने इस्लामाबाद में हुए इस्लामिक सम्मेलन के संगठन की बैठक में चीनी विदेश मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर पर उनकी टिप्पणी के लिए फटकार लगाई थी। चीनी विदेश मंत्री ने इससे पहले गुरुवार को काबुल में अघोषित ठहराव पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए तालिबान नेतृत्व से मुलाकात की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 1 महीना हो चुका है। जंग में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। लाखों लोगों ने अपना देश छोड़ दिया है और शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि ये आखिर युद्ध कब खत्म होगा। इन सबके बीच यूक्रेन के सशस्त्र बलों की जनरल स्टाफ ने खुफिया जानकारी दी है। इसमें मुताबिक रूस 9 मई तक जंग समाप्त कर सकता है। जानकारी के अनुसार रूसी सैनिकों को बताया जा रहा है कि युद्ध 9 मई तक समाप्त हो जाना चाहिए। इससे पहले गुरुवार को युद्ध के कारण यूक्रेन में उत्पन्न मानवीय संकट की स्थिति को लेकर नाटो की आपात बैठक में प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव को 140 मतों के साथ मंजूर किया गया। वहीं 38 देश अनुपस्थित रहे और 5 सदस्य देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को जंग शुरू हुई थी, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस जंग में यूक्रेन की तरफ से 10,000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। लाल किले में आज शुक्रवार से 10 दिवसीय भारत भाग्य विधाता महोत्सव का आयोजन शुरू हो रहा है। इस फेस्टिवल में भारत की विरासत के विविध रंग देखने को मिलेंगे। साथ ही लोग इस महोत्सव में व्यंजन का लुत्फ भी उठा सकेंगे। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस कार्यक्रम का आगाज कर रही हैं। 75वीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह आयोजन 3 अप्रैल तक जारी रहेगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने डालमिया भारत लिमिटेड के साथ मिलकर कार्यक्रम की अवधारणा तैयार की है, जिसमें देश के जाने माने कलाकार प्रस्तुति देंगे। महोत्सव में खाने पीने के शौकीनों के लिए खाओगली, बच्चों के लिए खेल गाँव से लेकर देश विविधताओं का आनंद उठा सकेंगे। वहीं यहाँ शिल्प उत्पादों की खरीदारी कर सकेंगे, जहाँ शिल्पकारों ने अपने हाथों से उन्हें तैयार किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब की वित्तीय हालत का हवाला देते हुए सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए की मांग की। इसको लेकर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में वायदे आम आदमी पार्टी ने किए थे कि पैसे तो रेस से आएंगे और भ्रष्टाचार खत्म करके आएंगे, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं। सिरसा बोले कि चुनाव में तो ये कह रहे थे कि पंजाब के ऊपर हो रहा कर्ज आने वाले 3 साल में खत्म कर देंगे, लेकिन अब सरकार से वापस पैसे मांगे जा रहे हैं। योगी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजधानी में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस बीच शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही 1 लाख के इनामी बदमाश राहुल सिंह को ढेर कर दिया है। राहुल सिंह अलीगंज ज्वेलर्स लूटकांड में वांछी चल रहा था। मुठभेड़ शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे
हसनगंज इलाके में हुई मुखबिर की सूचना पर जब लखनऊ पुलिस ने इनामी बदमाश राहुल सिंह को घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में राहुल सिंह गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने इलाज के लिए राहुल सिंह को अस्पताल में एडमिट कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि योगी सरकार की वापसी के बाद से ही पुलिस एक्शन मोड में है। शहर शहर ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहा है। साथ ही योगी सरकार का बुलडोजर भू माफियाओं पर जमकर गरज रहा है। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों को जोर का झटका लगा है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम में तेजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज एक दिन की शांति के बाद तेल कंपनियों ने फिर से रेट बढ़ा दिए हैं। आज दोनों की कीमत में एक बार फिर से 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह 4 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार कई दिनों तक इजाफा हो सकता है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1685 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,30,16,372 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 21,530 रह गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में 83 और लोगों की मौत के बाद संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,755 हो गई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 21,530 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.05% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 897 की कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.75% है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।